अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है बिलाल ज़फ़र। आज की वीडियो में मैं दुबई और कनाडा में रहने का मवाजना करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद दुबई से आया हूँ। मैं जानता हूँ वहाँ पर रहने वाले बहुत से लोग प्लान कर रहे होते हैं कि कुछ ऐसा स्टेप उठाएं कि लॉन्ग टर्म किसी जगह पर सेटल हो सकें, क्योंकि दुबई में उनको सब कुछ मिलता है, बस उनको एक श्योरिटी नहीं मिलती, एक बेयकीनी की सी कैफियत रहती है कि हम यहाँ पर कब तक हैं और आगे हमारा क्या होगा। मतलब आगे आने वाले सालों में या तो हम वापस अपने मुल्क में चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर कोई घर बना लेंगे या कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे, या हम बस हमेशा इधर ही लगे रहेंगे, या हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी मुल्क की शहरियत हासिल कर लें। तो मैं आपको दोनों मुल्कों में रहने का मवाजना बताता हूँ इस वीडियो में, ताकि आप अगर ये वीडियो सऊदी अरब या कतर, बहरीन, दुबई वगैरह से देख रहे हैं तो आप अपने लिए बेहतर फैसला कर सकें कि आपको वहीं रहना चाहिए या आपको कोशिश करनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया या कनाडा आने की, या उन ममालिक की तरफ हिजरत करने की जो परमानेंट रेजिडेंस ऑफर करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो नाजरीन, यूएई का जो लाइफ स्टाइल है बहुत रिच और ख़ूबसूरत कल्चर है, रंगों से भरपूर है। ज़िंदगी का मज़ा इन इन दिस सेंस बहुत है कि आउटिंग की प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको हर जगह हलाल खाना आसानी दस्तयाब होता है और टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। इवन सर्दियां भी बहुत सर्द नहीं होती और गर्मियों की गर्मी बिल्कुल मैनेजेबल होती है, क्योंकि हर जगह एयर कंडीशन होती है। तो मौसम के हिसाब से, रंगीनी के हिसाब से, दिल लगाने की जगहों के हिसाब से, मसाजिद के हिसाब से, और आप अगर मुसलमानों के साथ सोशलाइज करना चाहते हैं, आप कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको बहुतात मिलेगी वहाँ पर। तो इन हिसाबों से यूएई बहुत अच्छा है। यूएई अगर नहीं अच्छा तो इस वजह से नहीं अच्छा क्योंकि वहाँ पर बदस्तूर एक बेयकीनी की कैफियत रहती है कि कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जैसे जॉब्स से लोग निकाले जाते हैं, इकोनॉमिक रिसेशंस तो आते ही रहते हैं। पहले 2008 में बहुत बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उसके बाद अभी 2020 में ये कोविड के बाद से भी बहुत रिसेशन आया था, और रिसेशन तो चलता ही रहता है। अभी तो ग्लोबली बहुत से मुल्कों में रिसेशन चल रहा है। तो उसकी वजह से होता ये है कि अगर आप एम्प्लॉयड होते भी हैं यूएई में, फ़र्ज़ करें कि आपकी सैलरी है 12,000 दिरहम, जो आम तौर पर लोगों को मिलती है उससे ऊपर की सैलरी है। तो इसमें भी अगर आप अपनी फैमिली को वहाँ पर रखते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये मुश्किल पेश आती है कि आप जो अपार्टमेंट या स्टूडियो लेते हैं रेंट पर, वो आपको कोई मंथली रेंट्स पर नहीं मिलता, बल्कि कम से कम आपको 6 मंथली रेंट या फिर 1 साल का रेंट आपको देना पड़ता है, या 1 साल के लिए बुक होना पड़ता है, और आपको 2 एपिसोड्स में रेंट देना पड़ता है। मतलब पहले 6 महीने का और फिर 6 महीने का, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। अब उसमें मुश्किल ये होती है कि एक तरफ आपने फ़र्ज़ करें साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया या लीज़ साइन कर लिया आपने किसी स्टूडियो अपार्टमेंट की, साथ में आपकी जॉब चली गई, तो दूसरी जॉब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको मिलेगी भी तो वहीं मिले। पहली तो बात है कि दूसरी जॉब मिलेगी आपको, आप इतने लकी रहेंगे या नहीं कोई कह नहीं सकता। लेकिन अगर आपको दूसरी जॉब मिल गई तो वो उसी एरिया में मिलेगी जहां आपने स्टूडियो अपार्टमेंट रेंट पर लिया हुआ है, ये आप कह नहीं सकते। जिसकी वजह से अगर आप गौर करें तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि काफ़ी लोग निकाले तो जाते हैं ही अपने कामों से। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर इवन दो टैक्सेस नहीं है, एंड में खैर थोड़े बहुत टैक्सेस लगने शुरू हो गए थे, लेकिन जो आपकी सैलरी है वो आपको पूरी पूरी मिल जाती है, टैक्स कट के नहीं आती। लेकिन वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग ऐसा है कि उस सैलरी में आप कुछ बचा नहीं सकते। ये ऐसे ही है जैसे एक फ़ोन हो और फ़र्ज़ करें कि अगर पाकिस्तानी रुपयों में बात करें 50,000 का फ़ोन है, उसके ऊपर आपको 15,000 टैक्स देना है, या आप उस फ़ोन को लगा ही 65,000 का दें और बोलें कि इस पर कोई टैक्स नहीं है। तो ये इसी तरीके से है, वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ों की प्राइसेस इतनी ज़्यादा है कि टैक्सेस के बगैर ही समझ लें कि टैक्सेस विद इन होते हैं। तो टैक्सेस कोई बोलता नहीं है, लेकिन आपको हिडन कॉस्ट्स पे करनी पड़ती हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो बचाने के लिहाज से
जो कहते हैं कि मिडल ईस्ट एक टैक्स फ्री हेवन है, वहाँ पर जाना चाहिए, तो वो उन लोगों के लिए है जो सिंगल होते हैं, जो बेड स्पेसेस में रह सकते हैं, क्योंकि वो पैसे बचा सकते हैं और कुछ जोड़ सकते हैं। अगर आप फैमिली वाले हैं, फैमिली साथ रखते हैं, तो आपकी कोई बचत वहाँ पर नहीं है। हाँ, फिर भी ऐसे हो सकता है कि अगर आप फैमिली पाकिस्तान इंडिया में छोड़े, खुद अकेले वहाँ पर काम करें, लेकिन ऐसी ज़िंदगी का कभी कोई एंड नहीं होगा। अगर आप जॉब से ना भी निकाले गए तो समझ लें कि आप घर से निकाल दिए जाएंगे। आप को से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप रेगुलर पैसे भेजते रहें, लेकिन उसके अलावा अगर आप कभी ये सोचें कि अब वक्त आ गया है कि मैं यहाँ से रिटायरमेंट ले लूँ या मैं फैमिली के साथ जाकर वक्त स्पेंड करूँ, तो वो शायद 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता तो वो रोमांस लास्ट कर जाए। उसके बाद आप अपने घर में एक एक्स्ट्रा फर्म महसूस खुद भी करेंगे और लोग भी आपको करवाएंगे। तो ये चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा कि ये जो सोच है कि फैमिली आप बैक होम रखेंगे, खुद वहाँ पर रहेंगे अकेले पैसे बचाने के लिए, तो वो कोई रहने का मेरे नज़दीक तरीका नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम कनाडा की बात करें, तो कनाडा में बहुत कुदरती हुस्न है, सीनिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है सर्दियों में, लेकिन इतनी कंफर्टेबल लाइफ है कि ये सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं। अभी अगर आप देखें तो मैं टोपी और मफलर के बगैर बाहर खड़ा हुआ हूँ और मुझे कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हो रहा। हालांकि आज अभी 30 नवंबर है, लेकिन 6 डिग्री टेम्परेचर था। हो जाता है 0 भी, -2 भी हो जाता है, लेकिन सब चीज़ें मैनेजेबल हैं। यहाँ की लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, चीज़ें इतनी ज़्यादा आपके कंफर्ट की बनाई हुई हैं कि आपको दिक्कत यहाँ पर भी नहीं आती, महसूस नहीं होती। पैसे जमा करने के हिसाब से यहाँ पर भी वही बात है कि अगर आप सिंगल हैं, जैसे मेरे कोवर्कर्स इंडियन स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई के बाद वो जॉब कर रहे हैं, तो उनकी समझ लें कि 85% सैलरी बच जाती है, और अगर वो इंडियन रुपीज़ या पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें, शायद 10 लाख रुपया महाना बन जाता है। तो वो जो बचत आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं, वो एज अ सिंगल पर्सन आप कनाडा भी आकर कर सकते हैं। लेकिन एज अ फैमिली ना तो आप मिडल ईस्ट में ख़ास सेविंग्स कर सकते हैं, ना कनाडा में आप ख़ास सेविंग्स कर सकते हैं, अनलेस कि आपका बिजनेस हो, बिजनेस आपका बहुत अच्छा चल जाए, या आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो। अगर आप जॉब भी करते हैं तो फिर ठीक है, आप कुछ बचा सकते हैं। अगर आप मतलब अपने होम टर्म्स के हिसाब से बात करेंगे तो फिर भी मतलब आप कम से कम 5-6 लाख तो बचा ही सकते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन आप कहेंगे बहुत ज़्यादा आप पैसे जोड़ेंगे तो आप ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे यहाँ पर। एक चीज़ जो कनाडा की बहुत अच्छी है कंपेयर टू यूएई के, एक बेयकीनी की कैफियत यहाँ पर नहीं होती जो वहाँ पर हमेशा होती है। उधर ये होता है कि ऐसा लाइफस्टाइल कब तक है, आखिर वो दिन कब आएगा जब मैं मिडिल ईस्ट से किसी ऐसे कंट्री की तरफ मूव कर जाऊंगा जो मुझे परमानेंटली रहने दे, या फिर बैक होम मूव कर जाऊंगा। मैं खुद भी वहाँ पर रहा हूँ और लोगों से भी सुना है, देखा है, सबकी यही मेंटालिटी होती है कि कब हम यहाँ से निकलेंगे, आखिर कब तक। लेकिन कनाडा में ये चीज़ नहीं होती है, वो आखिर कब तक को एक सुकूनत मिल जाती है, एक ठहराव मिल जाता है, आपको एक मंजिल मिल जाती है आकर। क्योंकि क्या है यहाँ पर, मैं अपनी बात करूं, अगर मैं जॉब से निकाल भी दिया जाता हूँ ना, अव्वल तो इतनी ज़्यादा ले ऑफ्स नहीं होते, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि हो भी जाते हैं कभी, एक दफ़ा आपने कैनेडियन एक्सपीरियंस ले लिया तो वैसे ही आपको दूसरी जॉब रिलेटिवली ईजियर मिल जाती है। लेकिन अगर नहीं भी मिलती तो जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय योर लाइफ, आपको उसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं। उसकी रीज़न ये है कि आपको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिलता है, और वो आपको इतना मिलता है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिलेगा जितना मैं पिछली जॉब में घर बैठकर पूरा दिन स्पेंड करके कमा रहा था। अब अगर मैं अपनी जॉब से ले ऑफ भी हो जाता हूँ तो मुझे घर बैठे उतना पैसा मिल जाएगा जितना मैं पिछली जॉब में सारा दिन काम करके भी कमा नहीं पाता था, और वो मुझे कम से कम 1 साल तो मिल ही सकता है। वो इस पर डिपेंड करता है, लेकिन साथ में ये चीज़ होती है कि रेगुलर वो चेकअप चल रहा होता है कि आप जॉब सर्च कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं या नहीं। और इसी से आपको इस मुल्क के कल्चर का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि हुकूमत ने हमेशा आपके पीछे एक हाथ रखा हुआ होता है। ठीक है, आप की हर चीज़ के ऊपर उनकी निगरानी भी होती है, वो टैक्सेस भी वसूल करते हैं, लेकिन बवक्त ज़रूरत वो उनका एक इस किस्म का यहाँ पर है कनाडा में सिस्टम कि कोई भी बंदा एक सर्टेन लेवल से लो किस्म का लाइफस्टाइल ना जिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी एक भरपूर ज़िंदगी गुजार सके, चाहे उसमें बचत किसी की होती है या नहीं होती।
लेकिन सबको बराबर और फलने फूलने का मौका मिले, इस किस्म की सोसाइटी है यहाँ पे। तो इस वजह से अगर कोई जॉब से निकाला जाता है या ले ऑफ हो जाता है, अगर उसने सर्टेन आवर्स पूरे किए हुए उस जॉब पर जो बहुत ज़्यादा नहीं होते, समझ ले कि 3-4 महीने की बात होती है आमतौर पर, अगर आपने उतना एक जॉब पर स्पेंड कर लिए हैं, तो उसके बाद अगर आप उस जॉब से ले ऑफ भी हो जाते हैं, तो आपको कम अज़ कम उसकी समझ लें कि 50 to 55% या डिपेंड्स कि आपकी क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है, आपको घर बैठे एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिलती है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों वाली फैमिली, आप एक तो आपको चाइल्ड बेनिफिट मिल रहा होता है, फिर आपको अगर एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी मिलती है, तो काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि सही रेस्ट करके और कनाडा को एंजॉय करके, डिफरेंट स्पॉट्स विजिट करके और भरपूर ज़िंदगी गुजार के, उसके साथ साथ आराम आराम से जॉब सर्च करते रहते हैं। कोई अच्छी जॉब मिल जाती है तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस को टाटा बाय बाय कह के उस जॉब को शुरू करते हैं। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ एक बहुत ही प्रिविलेज्ड पोजीशन में आ जाने वाली बात है कि एक बार आपने कनाडा में कोई भी जॉब शुरू कर लिया है और उसके बाद आपने चंद महीने वहाँ पर गुजारनी है, बस उसके बाद आपको सुकून है। अगर आप निकाल भी दिए जाते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिलेगी, घर बैठे आपको उसके पैसे मिलेंगे, बस आपको साथ में कोशिश करते रहना है मज़ीद जॉब्स ढूंढने की। और जब इंसान की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो रही हों और साथ में वो जॉब सर्च कर रहा हो, तो फिर वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो जाता है कि उसके चांसेस ब्राइट हो जाते हैं एक अच्छी जॉब लैंड करने की, क्योंकि वो तसल्ली से सुकून से सर्च करता है। तो ये चीज़ है कि कनाडा में ना कंपेयर टू यूएई एक आपके अंदर ठहराव आ जाता है और आपको लगता है एक मंजिल मिल गई है मुझे, क्योंकि दुनिया के हिसाब से भी आप एक रिस्पेक्टेबल जगह पर आ जाते हैं। इसमें ये बात कहने में कोई शक की बात नहीं है कि बहुत से लोग दुनिया भर से कनाडा आना चाहते हैं, और जो लोग आ जाते हैं, मैंने देखा है कि लोग चाहते हैं कि उनकी तरह से वो भी ये चीज़ अचीव कर लें। तो एक आपको सोसाइटी की तरफ से भी आपको एक मिलता है कि भाई ठीक जगह हो, आप बहुत अच्छी जगह हो, और जिसकी वजह से आपको एक सेंस ऑफ रीअश्योरेंस मिलती है, आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है। और दूसरी एक ये चीज़ है कि आप एक भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं और आपको एक ठहराव, एक मंजिल मिल जाती है। ख़ास तौर पे एज़ यू नियर योर 40s इन लाइफ, जब आप 40 ईयर्स के हो जाते हैं या उससे ऊपर, तो ऐसी एक सेंस आ जाना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं समझता कि अगर आप 40 साल के हो गए और आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट या सिचुएशन में जहाँ एक बेयकीनी की कैफियत है कि आप सोचेंगे मैं कब तक यहाँ पर हूँ, बिकॉज वो उम्र होती है जब आप की प्रेफरेंसेस या आपका फोकस ऑफ थॉट जो है वो दुनिया और पैसे कमाने और ज़्यादा से ज़्यादा ऐंठने या ज़्यादा से ज़्यादा जमा करने या अपने लिए एक मीरास बनाने से बढ़ के स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको जाना चाहिए कि ज़िंदगी में आने का आपका मकसद क्या था। आपके पास इतनी प्रिविलेज हो, इतना टाइम हो या इतना मौका हो कि आप रिफ्लेक्ट कर सकें लाइफ पर, सोच सकें कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या आपको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ योर लाइफ, अगर हम एवरेज लाइफ ऑफ पर्सन के हिसाब से बात करें, तो आप जी चुके होते हैं। तो वो वही वक्त होता है कि अब आपको आगे का सोचना है। एक तो अपनी सेहत पर आपको ध्यान देना चाहिए कि आप एक्सरसाइज एंड वॉक वगैरह करें ताकि आप फिजिकली फिट रहें, क्योंकि आगे जाकर यही चीज़ है जो आपसे जाती रहेगी। और दूसरा, आपको स्पिरिचुअली अपने आप को थोड़ा इंक्लाइन करना चाहिए। तो वो चीज़ें वही हो सकती हैं जब आपकी बेसिस सेट होती है। वो एक है मैस्लोज हायरार्ची ऑफ नीड्स थ्योरी। उसमें यही है कि इंसान तब तक सेल्फ एक्चुअलाइज करने की कोशिश नहीं करता या अपनी भरपूर सलाहियत उजागर नहीं कर पाता जब तक उसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी ना हुई हो। बुनियादी ज़रूरियात में हवा, खाना, पानी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंगनेस वगैरह है। तो ये चीज़ें अगर इंसान को दे दी जाएँ तो फिर वो अपनी छुपी सलाहियतों को उजागर करके ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद अचीव करने की कोशिश करता है। मैं समझता हूँ कि जब आप 40s में पहुँच जाएँ या पहुँचने वाले हों, तो आपको एक ऐसी जगह पहुंच जाना चाहिए ज़िंदगी में जहां आपको एक सेंस ऑफ ठहराव आ जाए। फिर अगर चाहे आप यूएई में भी हैं तो बस वहीं को अपना मस्कन बना लें, समझ लें कि आपने वहीं रहना है। वो तो मुकद्दर की बात है, जब तक आपका दाना पानी वहाँ लिखा है तभी तक होगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जस्ट 40s आने से एटलीस्ट 5-6 साल पहले से बस सोच लें कि आप जिधर हैं वहीं रहना है या आपको मूव करना है। अगर मूव करना है तो उसके लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दें। होपफुली आपको आज की इस वीडियो से कुछ सेंस ऑफ कंपैरिजन मिल गई होगी बिटवीन यूएई एंड कनाडा, और आपको समझ आया होगा कि क्या आपके लिए बेहतर है कि आप अगर यूएई में हैं तो वहीं रहते रहें, या मिडिल ईस्ट में तो वहीं रहें, या आप कोशिश करें कनाडा आने की। आपको क्या लगता है
कि लोगों को यूएई से कनाडा मूव करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।